गुरुदेव हमें पहले ये तो बता दो कि आखिर क्लोज टेस्ट किस तरह से सोल्व किया जाता है ना, दिमाग में ये सवाल तो आएगा, हाउ टू सोल्व। अब देखो बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने क्लोज टेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है तो बाबू क्लोज टेस्ट के लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, प्यार से देखना, आपको उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की झलक नजर आएगी। कैसे, जरा गौर से इसको देखिएगा। आप सभी के सामने जो भी क्वेश्चन दिया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शक्ल कुछ ऐसी ही होती है भाई। ये जो मैं लाइनें मार रहा हूं, ये वो लाइनें नहीं है जो आप मारना चाहते हैं। ये इस तरीके से आप लोगों के सामने पूरा का पूरा एक पैसेज दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, और उसके बाद आपके सामने 4-5 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। बोलो हाँ। लेकिन यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल चेंज हमें देखने को मिलता है, और वो छोटा सा टेक्निकल चेंज क्या है भाई? वो छोटा सा टेक्निकल चेंज कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे सामने यहाँ पर जो ब्लैंक्स है ना, हमारे सामने पूरे के पूरे लिखे पैसेज में से कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, और उन्हीं शब्दों की आप लोगों के सामने 4-4 चॉइसेस दे दी जाती हैं, और 4-4 चॉइसेस के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से इस लिखे हुए पूरे पैसेज में क्या फिल किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ, करेक्ट है। अब देखो मेरे छोटे बच्चों, एक छोटी सी बात यहाँ पर और समझ में आती है कि जब हम किसी भी क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट को थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। यहाँ पर ऐसा तो है ही कि यहाँ पर जो आप लोगों के एग्जाम्स में फिलर्स का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? फिलर्स का क्वेश्चन आता है, डबल फिलर्स का क्वेश्चन आता है, ये उसी का बड़ा भाई है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। आपके सामने कोई भी एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें कहीं पर भी एक ब्लैंक दिया जाता है ना भाई? इसी को हम फिलर कहते हैं। कभी कभी लिखे हुए एक ही क्वेश्चन में सर डबल फिलर का क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि हर एक की दो दो चॉइसेस आपको दे दी जाती हैं, और जो चॉइस आपके हिसाब से फिट बैठे आप उसका अपना आंसर मार्क कर दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब अगर कॉन्सेप्चुअली इसको हम देखें तो ये इसी का बड़ा भाई है, ठीक है। अब देखो दोनों बातों को ना समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस लिखे हुए क्लोज का मतलब ये वो वाला क्लोज हमें देखने को मिलता है, वो क्लोज, ठीक है। लेकिन इस क्लोज का मतलब तो क्या है? बंद करना, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोग इसको भी ठीक मान लेते हैं, कई जगह पर किताबों में, हमारे भी कभी कभी पीडीएफ में ये वाला क्लोज लिखा होता है। लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या थी एग्जामिनेशन की? इस क्लोज का मतलब होता है असिस्टेमेटिकली रिमूव्ड वर्ड। क्या कहते हैं इसे? असिस्टेमेटिकली रिमूव्ड वर्ड। यानी कि किसी भी शब्द को बड़े अच्छे से एक सिस्टम के आधार पर उसकी एक टेक्निक बनाई जाती है, उसे लिखे हुए ब्लैंक्स में से हटा दिया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसे लिखे हुए ब्लैंक्स में से हटा दिया जाता है। आपको बस उस सिस्टम को ध्यान से समझना है कि आखिर इस लिखे हुए ब्लैंक के पीछे एग्जामिनर ने क्या सिस्टम हमसे जानना चाहा। अब आप कहोगे गुरुदेव सिस्टम तो समझा दो, है ना, क्योंकि सिस्टम तो एलवी यादव ने भी बहुत अच्छे से समझाया, तो मैं भी समझा देता हूँ भाई। जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो इस सिस्टम का मतलब हमारे सामने जो ब्लैंक है ना, हमारे सामने मेरे प्यारे से बच्चों जो ब्लैंक्स लिखा हुआ होता है, इन ब्लैंक्स के सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा जिसे ग्रामर के आधार पर टेस्ट किया जाता है, किसके आधार पर टेस्ट किया जाता है? ग्रामर के आधार पर। और बाबू दूसरा जो हिस्सा है उसका आधार क्या बना दिया जाता है? वोकैबुलरी, ठीक है ना। यानी कि शब्दों के आधार पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। किसके आधार पर ब्लैंक्स फिल करने हैं? हाँ है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान से समझना होता है कि आखिर किस लॉजिक के आधार। अब सिस्टम का मतलब ये वो सिस्टम नहीं है भाई सिस्टम हैंग कर देंगे, नहीं नहीं, वो अलग लेवल का सिस्टम है। यहाँ इस सिस्टम का मतलब है आपको वो लॉजिक समझना है, वो लॉजिक ढूंढना है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बेटा। वो लॉजिक आप लोगों को ढूंढना है, फाइन। अब देखो इनके लॉजिक्स को अगर हम थोड़ा थोड़ा प्यार से समझने का काम करें तो ग्रामर के बेसिस पर क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं, मैं आपको सबसे पहले कह देता हूं भाई आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक्चुअल में किस परिवार से निकला हुआ शब्द है? आप कह दो इसको डेटर्मिनर्स, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स कहने की बजाय मैं डेटर्मिनर्स कह दूंगा, क्योंकि डेटर्मिनर्स के अंदर आपके आर्टिकल्स और बहुत प्यारे प्यारे एडजेक्टिव्स को मिलाकर आपके पेपर में पूछा जाता है। पहले ट्रिक समझा देता हूं ताकि आप इन ट्रिक्स के बेसिस पर क्वेश्चंस को खटाक से बना लो, ठीक है भाई। इसके अलावा आप लोगों के पेपर में जो भी क्लोजेस दिए जाते हैं उसमें आपकी प्रेपोजिशन की बहुत अच्छी नॉलेज चेक की जाती है, और इसके अलावा आप लोगों का वर्ब का जो बेसिक है वो, और वर्ब का जो एडवांस लेवल है वो, ये दोनों चीजें आप लोगों से बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे सोच रहे हैं सर वोकैबुलरी में क्या पूछा जाता है? वोकैबुलरी में हमसे पूछा जाता है भाई जितने भी हमारे होमोनिम्स हैं, जितने भी हमारे होमोनिम्स हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की डिग्री की अगर हम बात करते हैं, हम लोगों से पूछे जाते हैं कौन कौन से? हम लोगों से पूछे जाते हैं कॉन्ट्रेरी वर्ड्स। आप कहोगे सर कॉन्ट्रेरी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोध का अर्थ बताते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसा शब्द जो बहुत 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 एक दूसरे के विरोध में अर्थ बताते हैं। अब आप कहोगे विरोध का अर्थ कैसे होगा गुरुजी? हमारे सामने यहाँ लिखे हैं बेटा चार, मान लीजिए इस लिखे हुए सवाल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लिखे हुए पांचों के पांचों जो पार्ट्स हमसे पूछे गए ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ग्रामर हमारे सामने, ये वोकैबुलरी से बिलोंग करता है, ये हमारे सामने ग्रामर से, ये ग्रामर से, और ये हमारे सामने वोकैब से। तो मेरे बच्चों हमारे सामने लिखे हुए क्वेश्चन को हम जब ध्यान से देखते हैं तो कहीं ग्रामर की लॉजिक पूछी जाती है, कहीं पर वोकैब की लॉजिक पूछी जाती है। अब कॉन्ट्रेरी वर्ड्स का मतलब ध्यान से समझना, जैसे हमारे सामने ये वाले चारों के चारों जो चॉइसेस हैं,
ये वोकैब को लेकर पूछी गई है। अब इस वोकैबुलरी में हो सकता है एक ये वाला शब्द पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे, ये पॉजिटिव मीनिंग करे, ये पॉजिटिव, और ये वाला शब्द जो है वो नेगेटिव। तो इन्हें हम कॉन्ट्रेरी वर्ड्स कहते हैं। यानी कि हमारे सामने जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव कैटेगरी के जो शब्द हैं, अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई? बोल नहीं रहे भाई साहब। एक भाई लिख रहा है, सर मैंने 5 डेज वर्क करके आपका बैच तो ले लिया, लेकिन मेरे पास आपकी इंग्लिश एक्वामैन, बेटा एक्वामैन नहीं है मेरी बुक का नाम, वाली बुक को परचेज करने के लिए रुपया नहीं है, प्लीज एक बुक की हेल्प कर दो। देखो बेटा, मेरी बुक आपको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास की सिर्फ पीडीएफ को सोल्व कर लेते हो, इनफ है, ठीक है। कोई भी बुक आपको तब जरूरत पड़ती है जब आप अपनी क्लास की सारी पीडीएफ को बहुत अच्छे से बना लेते हो। आप जब सारी की सारी क्लास का कंटेंट अच्छे से पढ़ते हो। आपने अगर मेरा बैच ज्वाइन किया है तो आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? क्लास को ठीक से अटेंड करना, अपने नोट्स बनाना, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना। उसके अलावा जो आप लोगों को पीडीएफ दी गई है ना बेटा क्लास की, बस उस पीडीएफ को बार बार सोल्व करना, दैट्स इनफ, इतना काफी है आपके लिए। जब आप अपनी इस मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसे लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप एक्सीलेंस पर जाना चाहते हैं, तो फिर एक दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आता है, आप मेरा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता आता है कि आप मेरी इंग्लिश एक्यूमेन बुक लेकर उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, जो आपको क्लास में दिया गया कंटेंट है दैट्स इनफ फॉर यू। ओके बेटा, फाइन। और बेटा अगर बुक लेने की इच्छा है तो लो, नहीं तो इतनी ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाओ भाई, कॉन्ट्रेरी वर्ड्स में आपको समझा रहा था, यानी कि कुछ शब्द आपस में एक दूसरे के विरोध में आते हैं, ठीक है जी। फिर आती है हमारे सामने एक तीसरी और खास बात। तीसरी और खास बात कौन सी होती है बेटा? कभी कभी हमें बताने की कोशिश करते हैं कुछ शब्द ऐसे जो हमें कॉज और उसका रिजल्ट बताने का काम करते हैं। यानी कि किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कभी कभी कोई रीजन हमें बताता है शब्द और उसका रिजल्ट हमें बताने का। तो सबसे पहले तो हमने सिस्टम को समझ लिया भाई एलविश यादव, ठीक है। हमने सारे सिस्टम को समझा कि ये किस सिस्टम से हमसे सवाल पूछा जाता है, करेक्ट है। अब देखो, सोल्व करने के ना कुछ स्टेप्स हैं बेटा। किसी भी लिखे हुए क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम सबसे पहला क्या स्टेप लेकर चलते हैं? सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रीड द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। मैंने क्या लिखा? रीड द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। देखो, सवाल को ना समझने के लिए आपको एक टेक्निक बनानी पड़ेगी। सवाल को समझने के लिए आप लोगों को छोटी सी टेक्निक बनानी पड़ेगी। कैसी टेक्निक बनानी होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर आज बहुत तेज बारिश आ रही हो, तो आप अपने घर से बाहर निकलने से पहले क्या तैयारी करेंगे? आप कहोगे सर जब अगर बहुत तेज बारिश आ रही है तो हम मतलब अपने घर से बाहर निकलने से पहले छाता लेकर जाएंगे। बोलो हाँ, करेक्ट होगी बात? इजी पॉइंट है ना। अगर मान लो बारिश के साथ हल्का हल्का तूफान भी आए तो आप कहोगे फिर छाता काम नहीं करेगा सर। फिर छाता नहीं काम करेगा, क्यों छाता काम नहीं करेगा? क्योंकि सर छाता उड़ने की संभावना है, फिर हम अपना रेनकोट पहनकर जाएंगे। अरे बोलो हाँ। अगर मैं आपको कहूँ मान लो और तेज हवाएं चलने लग जाए तो फिर आप कहोगे सर फिर हम एक काम करेंगे, फिर हम छाता या रेनकोट की बजाय या तो टैक्सी कर लेंगे, ऑटो कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी में सेफ होकर कहीं जाएंगे। बोलो हाँ। यानी कि आप अपने उपलब्ध साधनों के अनुसार ही डिसीजन लेंगे बाहर जाने का, है ना। तो क्लोज टेस्ट जब भी आपको हल करना है, तो क्लोज टेस्ट हल करने का मतलब हमारे लिए जो प्रायोरिटी है चुन्नू भाई, वो क्या प्रायोरिटी है? सबसे पहले हमें देखना क्या जरूरी है? प्रोवाइडेड ऑप्शंस क्या कहते हैं। समझ आ गया? प्रोवाइडेड ऑप्शंस हमें क्या कहते हैं, पहली यही चॉइस है, और उसके बाद हम एक एक करके इन सभी को पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। बात समझे भैया? उसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। कौन है ये नापाक जो सुबह सुबह रो रहा है? सर जी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करके एसएससी सीजीएल क्लियर कर सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एसएससी सीजीएल की तैयारी करे बगैर क्या और तरीका हो सकता है, ये बताओ। एसएससी की कोई भी पेपर की तैयारी करोगे उसके बाद ही तो सिलेक्शन ले सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है? मेरे को ये बताओ, कौन आपके आसपास कोई बाबा बागड़ बिल्ला बैठा है जो आपको फूंक मार के सीजीएल क्वालिफाई करा सकता है? बताओ जरा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। अभी मेरे बच्चे, किसी बच्चे ने मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा भाई, और इंस्टाग्राम पर ये मैसेज भेजा कि सर देखो ये यूट्यूब का एक लिंक है और इसने 3 मिनट की एक वीडियो बनाई है और इसने कहा है बस 5 ही वीडियोस दूंगा तुम्हें पेपर से पहले, बिना तैयारी के तुम पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने उस बच्चे को जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में आया कि भाई साहब ऐसे तिलिस्मी लोगों को जितना जल्दी हो सके श्रीलंका भेज दो। मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ है बच्चों का, हद बेड़ा गर्क किया हुआ। मतलब जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा उस बच्चे को और ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है। जबकि एक टीचर का काम है कि बच्चे को मेहनत करने के लिए मोटिवेशन लाए, बच्चे को मेहनत करने के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू। लेकिन ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ले भरे पड़े हैं, बस मात्र 2 मिनट में क्लोज टेस्ट खत्म, आज के बाद तुम्हारा क्लोज टेस्ट जान ले लेगा, आज के बाद तुम्हारा पैराजंबल भाई साहब पलंग तोड़ के भाग जाएगा। अरे भाई साहब मैं उनके मतलब मेरा जी घबराने लग जाता है। अरे भाई जब पढ़ना है तो पढ़ना है, और पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, डरने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और भाई आप सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है बेटा, मेरी क्लास में ना ये रोतड़े वाले थोपड़े बना के मत भेजा कर, मुझे बड़ा डर लगता है। समझ रहे? ये जो रोते हुए थोपड़े बना के भेजते ना, कभी कभी मन करता है कि इनको लाल गाड़ी निकालो आकाश, डिग्गी में डाल के इनको कूटेंगे भाई।
ठीक है ना। अरे एक बात नहीं समझ में आ रही, रोने का क्या मतलब हुआ? अरे खुशी से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, है ना भाई। सारे के सारे भाई सब फटाफट से एक बार दिल खुश वाला कोई एक भाई शेर व शायरी भेजो, पढ़ के सुनाएंगे सारे बच्चों। तो मेरे छुटकुओं क्या करना है, पहले हम लोगों ने सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। ओके, कोई परेशानी तो नहीं है? अरे हाँ। अरे देखो एक भाई कह रहा है सर 1 घंटे में 100 ग्राम मतलब सीजीएल क्वालिफाई कर लो। ऐसे ऐसे खतरनाक भोरे पड़े भाई साहब, बाबा का चूना उड़ा देगा धुना, ऐसे ऐसे भाई साहब खतरनाक पड़े। छोड़ दो खैर ऐसे लोगों को, बेटा वापस आओ। सबसे पहले प्रोवाइडेड ऑप्शंस मेरे बच्चों आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे आप इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं, आप करते हैं इनको क्या, आप करते हैं इनको कैटेगराइज। अब आप सवाल पूछेंगे सर कैटेगराइज करने का मतलब क्या हुआ, दिमाग में सवाल आएगा कि वोकैब्स कौन कौन सी चीज तरह से पूछी गई है और ग्रामर से हम लोगों से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, बोलो हाँ। ठीक है भाई, जब आप इन सारी की सारी कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, जब सारी की सारी इन कहानी को आप पढ़ लेंगे तो भाई इन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। इसके ठीक बाद आप लोग पता है बेटा क्या करने वाले हैं, इसके ठीक बाद आप लोग पढ़ने का काम करेंगे, क्या चीज, रीड द गिवन पैसेज। जो पैसेज आप लोगों को दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे। क्यों देखेंगे भाई इसको, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, क्या चीज अंडरस्टैंड कर सके, थीम। क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है बेटा, थीम। यानी कि जो हमें पैसेज दिया गया है हमें उसकी थीम को बहुत अच्छी तरीके से समझने का काम करना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज माई पॉइंट क्लियर? आप उसकी थीम को अगर समझ गए तो मेरे बच्चों थीम के बेसिस पर हमें क्लियर हो जाता है कि लिखा हुआ जो पूरा पैसेज है उसका केंद्र बिंदु क्या है, मूल विचार क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। और सेंट्रल आइडिया के बेसिस पर ही हमारे क्या हो जाते हैं, वोकैब्स वाले ऑप्शंस हल होने शुरू होते हैं। समझे भैया? क्लियर हो गई मेरे बच्चों? अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जिन बच्चों ने अपनी वोकैब सिलेक्शन सीरीज नहीं देखी है उन सभी के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, वोकैब सिलेक्शन वाली पूरी सीरीज देख लीजिएगा। 50 क्लासेस उसमें लगभग आप लोगों की हो चुकी। करेक्ट हो गया भाई? हाँ है ना, इजी हो गया। थैंक यू भाई वेद प्रकाश, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। तो जब हम वोकैब के ऑप्शंस को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मार्किंग द आंसर्स। स्टार्ट मार्किंग द आंसर्स, अपने आंसर्स को मार्क करना आप शुरू कर देंगे। अब जब आप आंसर्स को मार्क करना शुरू करेंगे तो यहां आपको एक प्यारी सी बात को ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखनी है? देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचकर चलते हैं कि जो हमारे सामने ये पैसेज दिया है हम ऐसा करेंगे कि हमने पहली लाइन ये पढ़ी है, पहले का आंसर हमने बना दिया, फिर आगे की लाइन पढ़ी, फिर दूसरा बना दिया। अगर तीसरे का आंसर मुझसे नहीं बना तो भैया यहीं पर मैं बैठ जाऊंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी हो रही है? बड़े प्यार से इस चीज को समझना। बच्चा सोचता है कि यार अगर तीसरे का आंसर मुझे नहीं मिला ना, मैं आगे का आंसर बनाऊंगा ही नहीं। यही गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हम कर देते हैं। हमें किस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमसे थर्ड का ऑप्शन नहीं सेट बैठ रहा तो भाई साहब फिलहाल के लिए इसको टिंग 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 छोड़ देंगे, फोर्थ का आंसर बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर मान लो फोर्थ का भी नहीं बना, टिंग 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 छोड़ देंगे, फिफ्थ पे आ जाओ खटाक से। फिफ्थ का आंसर हमने बना दिया, अगर फिफ्थ का आंसर हमने बना दिया तो इसका क्या फायदा मिलेगा भाई हमें दोस्त? इसका फायदा हमें ये मिल जाता है, इसका फायदा हमें ये मिल जाता है कि अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनाया तो 5 के रिलेटेड फोर्थ, और अगर सेकंड हमने बना लिया तो सेकंड के रिलेटेड थर्ड। और मेरे बच्चे जब हम इन सभी को आपस में रिलेट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है। देखो पूनम नाम की बच्ची कह रही कभी कभी बाद वाले ऑप्शंस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? इसीलिए मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है जी, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब थोड़ी सी बात आगे समझने का काम करते हैं। हमने क्या कहा भाई, जब हम अपने आंसर्स मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है हमारे सामने 4 नहीं 5 क्वेश्चंस का ब्लैंक दिया जाए। तो पहला हमसे बन गया, दूसरा बन गया, मान लीजिए तीसरा नहीं बना, चौथा बन गया, पांचवा नहीं बना। तो बेटा जब हम इनको आपस में रिलेटिवली पढ़ने का काम करते हैं तो ये जो ऑप्शंस है ना हमारे वो बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये भी याद रखने की कोशिश करना, ठीक है, दूसरी बात को ये समय सोचने की कोशिश करनी है कि जो हमारे सामने मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूं ये सारा खेल आप जितनी बार क्वेश्चंस बनाओगे, जितनी बार इन क्वेश्चन से निकलोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। गॉट इट? आइए मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस पर थोड़ी सी आपके साथ मेहनत करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर बनाना है, फिर आगे के क्वेश्चन। ये सीएचएसएल की परीक्षा से लिया गया सवाल है भाई। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फाउंड, अपीयर्ड, रेस्टेड, डाइड। ये नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है। रेस्ट पॉजिटिव है जिसका मतलब आराम करना होता है, किसी चीज का होना है। अपीयर का मतलब प्रकट होना, पॉजिटिव हुआ। फाउंड का मतलब पाया जाना, पॉजिटिव हो गया। यहाँ लिखा बेटर, वर्स, बेस्ट, वर्स्ट। आप सभी लोग जान गए हैं सर ये ग्रामर के पॉइंट को चेक कर रहा है और इसी को हम शास्त्रों में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहकर आते हैं। ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन में क्या हो गया भाई? अरे हाँ है ना,
ठीक है जी, यहाँ हमारे सामने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। करेक्ट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। वैनिश का मतलब होता है क्या चीज, कोई चीज गायब हो जाना, ठीक है ना। यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। मान लीजिए सर्दी का समय, पूरी चारों ओर धुंध आई हुई है, मेरी बात समझ, चारों ओर धुंध आई हुई है, एकदम से धूप आ गई, भाई साहब क्या होगी, धुंध गायब हो गई, वैनिश होगी, ये पॉजिटिव मीनिंग हो गया। अरे हाँ ना, वैनिश का मतलब एक और सेंस हो जाता है, जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश जो है वो कम होती जा रही है, जितनी भी फसलें थी, जमीन का पानी था, वैनिश हो गया, नेगेटिव सेंस हो गई। तो दोनों पॉइंट पर हमारे सामने आ गई है, ठीक है जी। श्राइवल का मतलब होता है कम हो जाना। श्राइवल का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, आकार में छोटा हो जाना, कम हो जाना, नेगेटिव वर्ड है। पेरिश का मतलब मर जाना, नेगेटिव होगा। मोल्डर का मीनिंग कोई बता दो फटाफट से, ठीक है जी। अमित अरोड़ा सर, गलती से हम इंग्लिश प्रैक्टिस बैच ले लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या करें। कुछ नहीं, प्रैक्टिस बैच भी आपकी मदद ही करेगा। प्रैक्टिस बैच में भी जो कंटेंट कराया जाता है वो आपको मदद करेगा। रोने की जरूरत नहीं बेटा, रोने वाला तो भाई, एक तो मेरे को रोने वाले मिल जाए ना अकेले में, भगवान कसम, इनके मैं चॉकलेट खिला खिला के इनको बहुत बहुत खुशी से मोल्डर कर दूंगा, डीकम्पोज कर दूंगा। अब डीकम्पोज का मतलब बता बेटा, रोतडू राम। हाँ भाई, इस भाई का नाम हमने रख दिया अमित अरोड़ा रोतडू राम, ठीक है जी। इसकी बीवी भी आएगी अमिता अरोड़ी रोतड़ी राम, ठीक है भाई। चलो बेटा आगे पढ़ते हैं, रीमेक्ड। ओके, आगे लिखा है रिन्यूड। रिन्यू का मतलब किसी चीज को दोबारा से नया कर देना। रेकर कोई चीज दोबारा होना। डुप्लीकेटेड का मतलब नकल बना देना। सर फोर्स्ड, फोर्स का मतलब क्या हुआ, जिसको मजबूर किया जाता है किसी भी काम के लिए। यहां लिखा है कॉन्जर्ड। एक मूवी देखी थी आपने कॉन्जरर, याद आया भाई। कॉन्जरर का मतलब जो भूत प्रेत आत्माओं को जगा दे। तो कॉन्जर्ड का मतलब क्या होगा, अराउज्ड, यानी कि जो भड़का देता है, डिजायर, इच्छाएं जगा दी। कंपेल, कंपेल बिगड़ा हुआ भाई है फोर्स का, ठीक है जी। ये हो गया जब किसी को शारीरिक रूप से जबरदस्ती कोई काम करने के लिए कहा जाए। कंपेल होता है जब मानसिक रूप से, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक बैठ गए हैं। तो भाई साहब अगर सनम बेवफा यहां है तो सनम बेवफा ये भी बेवफा है। एक साथ दो ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते, बोलो हाँ। अब बेटा क्वेश्चन पढ़कर मुझे इसकी थीम बताओ। चलो टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, एक बार इसको पढ़ के इसकी थीम बताओ फटाफट से। चलिए भाई, आइए दोस्तों, पढ़िए। बहुत बढ़िया जी, पैसेज को पढ़ें और बड़े ध्यान से पढ़कर एक बार इसकी थीम मुझे बताएं, क्या ये कहना चाहता है। चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं आप सभी के लिए मेरे बच्चों। द ग्रीम रीपर, ग्रीम का मतलब होता है अनप्लीज्ड, जो उदास है। ये हमने वो कैब सिलेक्शन बैच में किए हुए शब्द हैं सारे। द ग्रिम रीपर, रीपर का मतलब जो फसल काटने का काम करता है। सीम्स टू हैव, अब देखो इस ग्रिम को देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये जो फसल काटने वाला है ये किस तरह का है, नेगेटिव है। तो जो भी इसने देखा होगा वो नेगेटिव ही देखा होगा। सीम्स टू हैव ब्लैंक इन यूरोप ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, ठीक है ना। यानी कि ये कब की कहानी है भाई साहब, 14वीं शताब्दी की कहानी है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है ना जी। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम, और यही वो समय था जब यूरोप वाज डीलिंग विद व्हाट वाज देन द वर्ल्ड्स ब्लैंक पेंडेमिक। ये उस समय का पूरी दुनिया का पेंडेमिक था। अब देखते चले जाओ, यहीं से हमें थीम समझ में आ रही है किसी चीज की, नेगेटिव की। यानी कि यहां से जितनी भी वोकैब्स का अगर कोई क्वेश्चन फंस गया वो नेगेटिव कैटेगरी में जाएगा। ब्लैक डेथ लोगों ने देखी है, बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ द प्लेग। प्लेग आने की वजह से हुआ क्या है, इस रीपर जो फसल काटने वाला है इसको क्या झेलना पड़ेगा, आप लोगों की सारी फसल बर्बाद हो गई होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप्स एंटायर पॉपुलेशन, और ये अनुमान लगाया जाता है कि करीब 1/3 पूरी यूरोप की जो पॉपुलेशन थी, आप समझ ही गए होगे भाई साहब क्या हुआ होगा। ठीक है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक विद सम एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट सफरिंग फार ग्रेटर लॉसेस, यानी कि इस पेंडेमिक के साथ साथ क्या हुआ, और भी कई सारे एरियाज हैं जो कॉन्टिनेंट में है जो अभी भी पीड़ित थे उस समय की बात है। फार ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा उन्होंने नुकसान झेले। द ओरिजिनल आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, जो एकदम से फैल जाए, है ना जी। क्या लिखा है, ऑफ प्लेग ऑकर ड्यूरिंग 1347, 1347 से 1351 तक, यानी कि ये इनके 4 या 5 साल का जो ड्यूरेशन था यहां पर। अब देखो इस शब्द को पकड़ो, ऑकर, इसी का बिगड़ैल भाई कहां था, रेकर, कहां गया, ये रहा, देखो भाई साहब, ठीक है। ऐसे पकड़ने की कोशिश करना है हमें किस सिस्टम से क्वेश्चन फंसाया जा रहा है। एंड आउटब्रेक्स देन, क्या लिखा है, सेवरल अदर टाइम्स आफ्टर दैट, सो क्लियरली डेथ वाज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड, तो मृत्यु यूरोपियंस के दिमाग में अच्छे से बिठा दी इस पेंडेमिक ने। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे ब्लैंक एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट, और वहां के लोग इस चित्र को पेश करने में क्या है, अचंबा नहीं है, उन्होंने हर जगह इस चीज को रिप्रेजेंट किया है, अपने लिटरेचर में, अपने इतिहास में, एवरीथिंग, ठीक है जी। अब इस लिखे हुए पूरे के पूरे जो पैसेज में हमें क्या देखने को मिला है, इस पूरे के पूरे लिखे पैसेज में हमें नेगेटिविटी ही देखने को मिली। अब आंसर्स बनाने शुरू करेंगे बेटा। द ग्रिम रीपर सीम्स टू हैव, क्या लिखा है भाई, इन यूरोप ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, क्या है, डाइड
सर सीम्स के साथ हम डाइड इसलिए नहीं लगा पाएंगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे सर? ऐसा प्रतीत होता है कि वो मर गए हैं। सर मरने में प्रतीत होने की कोई बात नहीं है। रेस्ट का मतलब कोई सेंस नहीं यहां पर क्लियर हुई है। फाउंड का मतलब क्या हुआ सर? पाया जाना नहीं, अपीयर्ड, हमारे सामने प्रकट हुए। हमें ऐसा प्रकट होता हुआ महसूस हो रहा है कि 14th सेंचुरी में जितने भी हमारे रीपर थे वे उदास थे, ठीक है जी। और इसका खास कारण क्या? इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट यूरोप वाज डीलिंग विद व्हाट वाज देन द वर्ल्ड्स ब्लैंक पेंडेमिक। बेटर, वर्स, बेस्ट या वर्स्ट? आप कहोगे सर बेस्ट क्यों लगा देंगे हम, जब पैसेज की थीम नेगेटिव जा रही है तो बेस्ट क्यों लगा देंगे हम? आप कहोगे सर इससे ठीक पहले क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से। तो भैया आप क्या लगा दोगे? वर्स लगा दोगे, हाँ के ना? करेक्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं बच्चों, लिखा है हमारे सामने, इट इज एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया जाता है, दैट अबाउट 1/3 ऑफ योर्स एंटायर पॉपुलेशन ब्लैंक एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक। इसका परिणाम क्या लिखा? जो करीब 1/3 जो यूरोप की जनसंख्या थी वो गायब हो गई। सर फिलहाल के लिए हम गायब नहीं कर पाएंगे। श्राइवल का मतलब डिक्रीज नहीं, आप कहोगे सर मर जाना। पैरिश का मतलब टू डाई, ठीक है ना जी। तो ये ज्यादा सेंसिबल हो गया, इसलिए मैं पैरिश को चिपका दिया, ठीक है ना जी। आगे शब्द हमारे सामने कौन सा फिल करना देखते हैं। पैरिश एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक विद सम एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट सफरिंग फार ग्रेटर losses than others. The original outbreak of the plague occurred during 1347 to 51 and outbreak का मतलब फैल जाना, और उस समय क्या हुआ? फैल गया। Then blank several other times after that. रीमेक, रिन्यूड, रिकर्ड या डुप्लीकेटेड। आप कहोगे सर सबसे पहली बात तो ये तो शब्द ही अपने आप में गलत है ना। रिन्यू करने की बात नहीं है। अब ऑकर का मतलब होता है कोई चीज आई और उसी के बाद फिर से इसी तरह की जब बीमारी आई तो आप उसको क्या कहेंगे? रेकर, पुनः आई, ठीक है भाई। रिकर्ड हुआ हमारे सामने। सो क्लियरली डेथ वाज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे ब्लैंक एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। तो भाई फोर्स और कंपेल दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, ये भी गया तो ये भी गया, अरे हाँ ना। अब हमारे पास क्या बचता है? उनके दिमाग में वो ऐसा चित्र था, हर जगह वो बार बार उठ कर आ जाता था। कॉन्जर्ड, डिजायर्ड तो सिर्फ इच्छा होती है। करेक्ट है। अब मुझे बताओ पांचों के पांचों किस बच्चे के आंसर है? चलिए